लेगा। देखिए ऑन कर दिए ना। लास्ट टाइम पिछले चैप्टर में थोड़ा सा बाकी रह गया था, कुछ चीजें बाकी रह गई थी, उसको देख लीजिए। अगला चैप्टर अभी स्टार्ट हो जाएगा। एक वर्ड दिया हुआ था GFR, ठीक है। GFR मैंने आपको बताया था रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। किडनी का फंक्शन कैसे रेगुलेट होता है। हमने बोला था अगर बॉडी में वाटर की कमी हो जाएगी तो ऑस्मोटिक प्रेशर ब्लड का क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। या ब्लड का वॉल्यूम घट जाए। वॉल्यूम कैसे घटेगा, जब वाटर की डेफिशिएंसी होगी, पानी बॉडी में घटेगा तो ब्लड का वॉल्यूम घटेगा, ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर घटेगा। तो आप सोचिए अगर ब्लड का वॉल्यूम घटा है, ब्लड का क्या चीज है, वॉल्यूम कम है, तो जीएफआर मैंने आपको बताया था, दो वर्ड बताया था, एक था जीएफआर और एक था NFP, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। जीएफआर था 125 ml पर मिनट। एक मिनट में दोनों किडनी से 125 ml क्या है, एक मिनट में फिल्ट्रेट बनता है। जो बोमेन कैप्सूल है ना, तो दोनों किडनी की बात हो रही है, एक किडनी नहीं। 125 ml फिल्ट्रेट आया था, किसमें, कप में आता है। उसी को क्या बोलते हैं, GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, 125 ml पर मिनट, ठीक है। और NFP क्या था, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। तो अगर प्रेशर देखा जाए, ये तो वॉल्यूम ऑफ ब्लड है, प्रेशर कितना है, 10 से लेकर के 20 मिलीमीटर ऑफ मर्करी था, ठीक है। इसकी वैल्यू थी 10 से 20 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। ये दो चीजें मैंने देखी, फिर से देख लीजिए जो अभी आए हैं। लास्ट टाइम GFR और नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर बता तो चुका हूं इसको मैं क्या होता है, लेकिन रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन वाले टॉपिक में इसको भी डिस्कस करना था, ठीक। तो जब ब्लड का वॉल्यूम घटता है, जब ब्लड का वॉल्यूम क्या होता है, घटता है, या ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता है, उस समय इस GFR की वैल्यू या ये नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर की वैल्यू कम होगा या ज्यादा होगा, बताइए। कम होगा, क्योंकि किडनी में जो बोमेन कैप्सूल है, ये यहां पर जब ब्लड फिल्टर होने आएगा, तो जब ब्लड का वॉल्यूम कम रहेगा या ब्लड में पानी की मात्रा कम रहेगी, यहां पर प्रेशर कम लगेगा ना भाई। जब ज्यादा वॉल्यूम ब्लड का आएगा तो एक हाई प्रेशर से ब्लड छनेगा, ज्यादा ब्लड फिल्टर भी होगा। 125 ml नॉर्मल फिल्टर होता है, एक बार में यहां कप में आता है, तो 125 ml से ज्यादा ब्लड आ जाएगा। कब, जब ब्लड का वॉल्यूम ज्यादा होगा। लेकिन जब कम होगा तो उस समय 125 ml से कम यहां ब्लड फिल्टर होकर के आएगा। फिल्ट्रेट 125 ml पर मिनट से कम बनेगा, ठीक। तो अगर कहा जाए कि GFR अगर कम है तो इसका मतलब क्या है, आप समझ जाइए। ऑस्मोटिक प्रेशर ब्लड का बढ़ा हुआ है, ब्लड का वॉल्यूम घटा है, तो GFR घटेगा, ठीक है। तो उस समय कौन सा सिस्टम काम करेगा, तो रास सिस्टम बताया था, और एक जक्स्ट्रा कौन सा वाला, ADH हार्मोन काम करना स्टार्ट कर देगा। ADH हार्मोन काम करेगा और रास सिस्टम, ये दोनों क्या करेंगे, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ा देंगे, ब्लड प्रेशर को बढ़ा करके मेंटेन कर देंगे उसको, ठीक है। और सेम चीज नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर भी क्या होगा, कम हो जाएगा। जब ब्लड यहां फिल्टर होगा, तो जब ब्लड का वॉल्यूम कम रहेगा तो कम प्रेशर से फिल्टर होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। ब्लड ज्यादा आ रहा है तो प्रेशर भी ज्यादा लगेगा, कम आ रहा है तो कम प्रेशर से फिल्टर होगा, तो 10 से 20 से कम होगा। इसकी वैल्यू 10 से नीचे चली जाएगी, जो नॉर्मल वैल्यू है उसके नीचे, ठीक है। तो ये दोनों चीजें अगर घटती हैं तो दो सिस्टम पहले वाले जो बताए वो एक्टिवेट हो जाएंगे। अगर ये बढ़ता है तो लास्ट वाला सिस्टम ANF एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक। ये तो यहां पर इतनी चीजें हो गई। अब इसके बाद में एक मैंने आपको एक चीज और बताया था कि जो काउंटर करंट में एक चीज छूट गया था, उसको भी देख लीजिए। काउंटर करंट में इस तरीके से ये मैंने क्या बनाया था, लूप ऑफ हेनले। देखिए बोर्ड थोड़ा सा डिस्टर्ब है, लेकिन आप बातों को सुनते जाइए, जो मैं कह रहा हूं उसको सुनते जाइए, ठीक है। इस पर ज्यादा ध्यान नहीं रखिएगा। ये है लूप ऑफ हेनले।
है ना। लूप ऑफ हेनले के बगल में क्या था, वासा रेक्टा था ना, वासा रेक्टा। हमने बोला था लूप ऑफ हेनले की ये कौन सी आर्म थी, बताते जाइए, कौन सी, डिसेंडिंग आर्म, और ये वाली असेंडिंग आर्म, ठीक है, ये डिसेंडिंग। ये वासा रेक्टा की कौन सी आर्म, डिसेंडिंग, और ये था उसका असेंडिंग। हमने बोला था जब लूप ऑफ हेनले में फिल्ट्रेट आगे बढ़ता है डिसेंडिंग आर्म में, तो यहां से वाटर निकलना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि वाटर के लिए क्या है, ये परमेबल है। तो सोचिए इसमें जो फिल्ट्रेट आ रहा है वो कहां से आ रहा था, कप से आ रहा था ना। कप में उसकी ऑस्मोलैरिटी कितनी थी, 300। पीसीटी में कितना रह गया, 300। कोई बदलाव नहीं होता पीसीटी में, क्योंकि जितना NaCl निकलता है उतना ही वाटर भी निकल जाता है। NaCl भी उतना रीअब्सॉर्ब हुआ, वाटर भी उतना निकला, तो ऑस्मोलैरिटी बराबर हो गई। अब ये 300 वाला फिल्ट्रेट जब नीचे बढ़ता है तो लगातार ये पानी को फेंक रहा है, तो इसकी ऑस्मोलैरिटी 300 से 400, 600, 800, 1200 तक आ गया। ब्लड फिल्ट्रेट गाढ़ा हो गया, क्योंकि पानी निकल गया, यहां से वाटर रिलीज हो रहा लगातार। और यही 1200 वाला फिल्ट्रेट लूप ऑफ हेनले में यहां से होता हुआ जब ऊपर जाएगा, कहां जाएगा, लूप ऑफ हेनले में, इस वाली आर्म में, तो ये क्या रिलीज कराता है, NaCl लगातार रिलीज हो रहा है यहां से। और जब NaCl या नमक रिलीज होता है तो वाटर की मात्रा बढ़ती है। इस फिल्ट्रेट में अब पानी की मात्रा बढ़ेगी, क्योंकि यहां से सॉल्ट निकल रहा है। अरे जब वाटर निकलता है तो सॉल्ट की मात्रा बढ़ती है, और जब सॉल्ट निकलेगा तो पानी की मात्रा बढ़ेगी। समझ में आ रहा है चीज ना। तो यहां पर आप बोलेंगे 1200 है, अब ये पानी ज्यादा होता जाएगा, जितना ऊपर जाएगा फिल्ट्रेट उसमें वाटर की मात्रा ज्यादा होती चली जाएगी, क्योंकि लगातार NaCl निकल रहा है। ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है, 1200, घट के कितना हो जाएगा, 900, इसके बाद 600, 400, यहां 300 पहुंच जाएगा ऊपर जाकर के, ठीक है। एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज छूट गया था कि DCT में कितना ऑस्मोटिक प्रेशर रहेगा, ऑस्मोलैरिटी 200, क्योंकि DCT से वाटर भी रिलीज होता है, सोडियम क्लोराइड भी रिलीज होता है। पहले NaCl जाएगा, फिर वाटर जाएगा, ठीक है। तो यहां पर DCT में ऑस्मोलैरिटी कितना हो गया, 200 हो रहा है, ठीक है। तो सबसे कम ऑस्मोलैरिटी ध्यान रखिएगा कहां होती है, DCT में। पूरी बॉडी में सबसे कम ऑस्मोलैरिटी DCT में होती है। 200 नोट कर लीजिएगा। ऑस्मोलैरिटी इन DCT में कितना है, 200 है, ठीक है। 200 ऑस्मोल, मिली ऑस्मोल पर लीटर बोलते हैं इसको, ठीक है। अब इसके बाद मैंने बोला था ये मेडुला में, ये सब चीजें कहां हैं, ये मेडुला में। मेडुला में ऊपर से नीचे की तरफ अगर आप बढ़ेंगे तो कितना ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगी ना। मेडुला में जो ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो ऑस्मोलैरिटी क्या हो जाती है, बढ़ती चली जाती है। ऊपर कितना बोलते हैं, 300, क्योंकि 300 के बराबर रहेगा ये। इसके बाद 600 और 900 और 1200 हो रहा ना। ये बरकरार कैसे रहेगा, क्योंकि यहां से वाटर लगातार निकल रहा है। ये वाटर यहां है, यहां से कहां जाएगा, ब्लड कैपिलरीज में जाएगा। कहां जाएगा, ब्लड कैपिलरीज में। कुछ वाटर यहां इकट्ठा हो सकता है, और जब यहां वाटर इकट्ठा हो जाएगा तो ऑस्मोलैरिटी को चेंज कर देगा, कम हो जाएगी। ये बरकरार रहना चाहिए, 1200 रहना चाहिए। ये कौन मेंटेन कराता है, वासा रेक्टा। देखिए अब समझिए जो छूटा हुआ था पोर्शन, वो मैंने बताया था कि जब यहां से ब्लड, इसमें क्या चल रहा है, ब्लड कहां से आ रहा है, ब्लड ये यहां से जो ट्यूब निकला, अफ्रेंट था, ये फ्रंट था, ये फ्रंट वाला इधर से होके आता है, किधर से होके आता है, उस साइड से घूम के आता है ना। ये फ्रंट आर्टरियल वहां से उसके बगल में आती है, उस वाली आर्म के पैरेलल होके आती है, यहां से नहीं इसके बगल में चलती है, उसके बगल से होके आती है घूम करके, ठीक। तो इसमें ब्लड कितने वाला चल रहा है, 300 वाला। समझ में आ रहा है, क्योंकि वही ब्लड तो है ना, 300 वाला हमारा ब्लड होता है, ठीक है। आ रहा समझ में ना, 300 ऑस्मोलैरिटी। अब हमने बोला था कि 300 वाला है, ये क्या हो जाएगा, 400, फिर इसके बाद 600, 900, 1200। कैसे हो गया ये, NaCl यहां से निकल रहा है, कहां जा रहा है, इसमें तो जा रहा है ना। तो लगातार जब सॉल्ट मिल रहे हैं तो सॉल्ट इंटर कर रहा है,
सॉल्ट के इंटर करने से ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता है। समझ में आता ना? सॉल्ट इंटर किया और किया और किया, जितना ज्यादा सॉल्ट, सबसे ज्यादा सॉल्ट यहां इंटर करेगा तो ऑस्मोलिटी कितनी हो गई? 1200। अब यही 1200 ऑस्मोलिटी यहां आई, ठीक है, ये ब्लड चल रहा है, इसमें क्या चल रहा है? ब्लड। अब यहां आकर के अब क्या होता है यहां से? अब हमने बोला था कि इसकी ऑस्मोलिटी कितनी हो जाएगी? 1200 से, अब ध्यान दीजिएगा, 900, ठीक है, इसके बाद 600, 400 और ऊपर जाकर के ये 300। क्योंकि अगर ये 1200 वाला यही ब्लड तो हमारी बॉडी में वापस हो रहा है ना, अब जाकर के यही ट्यूब हमारी बॉडी में ब्लड को किडनी से बाहर ले जाएगी, किडनी से ही निकलेगा। तो अगर 300 वाला ब्लड आया, 1200 वाला ब्लड वापस हो गया बॉडी में, तब तो पर्सन बचेगा नहीं, जिंदा ही नहीं बचेगा। उसकी बॉडी में किडनी से ब्लड, किडनी से देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये किडनी है, यहां से जो ब्लड प्यूरिफाई होकर निकल रहा है वो भी कितने वाला होना चाहिए? 300 वाला होना चाहिए, रीनल वेन। यही तो रीनल वेन बनाती है। तो यहां 1200 वाला ब्लड अगर ये है तो इसको क्या होना पड़ेगा? कम। तो ऑस्मोलैरिटी घटेगा कैसे? यहां से जो नमक निकला, वाटर निकला, यहां से जो वाटर निकला है वो वाटर इसमें एंटर करता है। कहां एंटर करता है? एंटर, ठीक है। जब ये वाटर एंटर करेगा 1200 वाले में तो ऑस्मोलैरिटी घट जाएगा, और वाटर एंटर करेगा, 800 हुआ, फिर 700 आ जाएगा, और वाटर एंटर किया 600 हो जाएगा, और वाटर एंटर किया 500। मतलब वाटर जितना ज्यादा एंटर करेगा उतना ही ये थिन होता जाएगा ब्लड, ऑस्मोलैरिटी क्या होती जाएगी? घटती जाएगी, ठीक है। एक चीज और होती है, वाटर तो एंटर करता ही है, साथ में यहां से NaCl बाहर भी निकलते हैं लगातार, NaCl बाहर भी निकलता है, क्योंकि सॉल्ट के निकलने से भी क्या होता है? ऑस्मोलैरिटी घटती है। सॉल्ट निकल रहा है, इसका मतलब वाटर बढ़ रहा है, वाटर की मात्रा बढ़ेगी तो ऑस्मोलैरिटी घटेगा, ठीक है। और यही NaCl जो निकला है यहां, ये कहीं नहीं जाएगा, यही इकट्ठा रहेगा, नीचे ज्यादा इकट्ठा रहेगा, ऊपर की साइड में NaCl क्या रहेंगे? कम, और यही मेंटेन कराएगा इसको। भाई 1200 का 1200 कैसे मेंटेन रहेगा? जितना ज्यादा NaCl यहां से निकलेगा इस वासा रेक्टा की इस वाली आर्म से, यहां NaCl निकलेंगे, ऊपर कम निकलेंगे, नीचे NaCl ज्यादा पास आउट होता है, इसलिए नीचे ऑस्मोलैरिटी 1200, ऊपर और कम NaCl निकलेगा 900, ऊपर और, क्योंकि NaCl ही क्या है? सॉल्ट है, और सॉल्ट जितना ज्यादा रहेगा ऑस्मोलैरिटी इतनी ज्यादा। तो मेडुला की ऑस्मोलैरिटी कौन मेंटेन किया? वासा रेक्टा, ठीक है। क्योंकि अगर ये मेंटेन नहीं रहेगा तो वाटर रिलीज नहीं होगा, वाटर निकलेगा ही नहीं यहां से। क्लियर समझ में आ रहा ना? हाँ, जबरदस्ती। ये हो गया था। और देखिए इसके बाद और कुछ बचा हो इस चैप्टर में? नहीं बचा है, लाइट आ जाएगी, क्वेश्चन कराएंगे पिछला चैप्टर का, अगला चैप्टर देख लीजिए, ठीक है। समझ में आया? अगला चैप्टर थोड़ा सा आसान है, कठिन नहीं है, आराम समझिएगा। लोकोमोशन एंड मूवमेंट, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, चैप्टर का नाम है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। तो पहले यह समझना जरूरी है कि लोकोमोशन और मूवमेंट में अंतर क्या है। देखिए, मूवमेंट का मतलब होता है बॉडी का कोई भी हिस्सा अगर अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, ध्यान सुनिएगा, बॉडी का कोई भी पार्ट अगर अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो। इस तरीके से फिंगर मूव कर रहा है, क्या हो रहा है? ये मूवमेंट हो रहा है। किसमें हो रहा है? बोन्स में, बोन्स मूव कर रही हैं। किसकी वजह से मूव कर रही हैं? मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं, क्योंकि मसल्स ही तो बोन्स के साथ जुड़ी हैं। हम बोल रहे हैं, हमारी टंग में मूवमेंट हो रहा है, किसकी वजह से? मसल्स की वजह से, ठीक है। सिर हिला रहे हैं, सिर में मूवमेंट हो रहा है। पैर हिलाएंगे, पैर में मूवमेंट होगा। लेकिन जब हम अपनी लोकेशन चेंज कर देंगे, यहां खड़े हैं, ठीक है, इसके बाद यहां आ गए, ये लोकेशन हमने चेंज कर दिया, अपना पोजीशन, पोजीशन अलग होता, लोकेशन अलग है।
पोजीशन खड़े खड़े चेंज हो सकती है, लेकिन लोकेशन चेंज करने के लिए आपको दूसरी जगह जाना पड़ेगा। तो जब लोकेशन चेंज होती है तो उसको बोलते हैं लोकोमोशन। लोकोमोशन क्या है? ऐसा मूवमेंट, क्योंकि बिना पैर के मूव किए आप चल लेंगे नहीं। जब तक आपके लेग्स मूव नहीं करेंगे तब तक आपकी बॉडी में लोकोमोशन नहीं होगा, तब तक आप चल नहीं पाएंगे। पोजीशन कैसे चेंज करेंगे, सॉरी लोकेशन कैसे चेंज करेंगे? पैरों में मूवमेंट होना जरूरी है ना, ठीक है। तो मूवमेंट समझ में आया? मूवमेंट क्या होता है? मूवमेंट का मतलब होता है चेंज इन पोजीशन, पोजीशन चेंज करना ऑफ बॉडी पार्ट, बॉडी के किसी हिस्से में या उसके किसी पार्ट में पोजीशन में चेंज होना, वो क्या है? मूवमेंट होता है। और लोकोमोशन क्या है? ये भी मूवमेंट ही है, अलग नहीं है, इसको भी मूवमेंट कहते हैं। लेकिन ये ऐसा मूवमेंट है जिसमें पूरी बॉडी ही डिस्प्लेस हो जाती है, ठीक है। क्योंकि अगर मूवमेंट नहीं होता पैरों में तो हमारी बॉडी डिस्प्लेस नहीं होती। तो ये लिखिएगा लोकोमोशन क्या है? ये मूवमेंट, ये भी है मूवमेंट इन विच बॉडी चेंज इट्स लोकेशन, अपनी लोकेशन चेंज करती है, ठीक है। वहां पोजीशन चेंज होती है और यहां लोकेशन होता, ये मूवमेंट ही गई, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, नोट कर लिए हैं? अगला यह है कि लोकोमोशन को हम मूवमेंट कह सकते हैं या नहीं? लोकोमोशन मूवमेंट है। लोकोमोशन एक प्रकार का मूवमेंट है, क्योंकि पैर में जब तक मूवमेंट नहीं होगा तब तक आप लोकोमोशन नहीं कर सकते हैं। तो लोकोमोशन को हम मूवमेंट कह सकते हैं, लेकिन हर मूवमेंट को लोकोमोशन नहीं कहेंगे। ये हाथ हिला रहे हैं, ये फिंगर मूव करा रहे हैं, ये मूवमेंट है केवल, ये लोकोमोशन नहीं है। एवरी मूवमेंट कैन नॉट बी कॉल्ड लोकोमोशन, बट एवरी लोकोमोशन कॉल्ड मूवमेंट। समझ में आता है ना? क्योंकि मूवमेंट की वजह से तो लोकोमोशन होता है। यहां नोट कर लीजिएगा, ऑल लोकोमोशन कैन बी कॉल्ड मूवमेंट, उसको मूवमेंट कह सकते हैं। तो बताइए किस मूवमेंट को लोकोमोशन कहेंगे? एग्जाम्पल बताया मैंने, चल रहे हैं ना, चल रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, रनिंग कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, ये मूवमेंट है। इसमें पोजीशन भी चेंज हो रही है और लोकेशन भी बदल रही है, ठीक है। अब लोकोमोशन वॉलेंट्री प्रोसेस है कि इनवॉलेंट्री? वॉलेंट्री, अपनी इच्छा से चलते हैं हम, ठीक है। लोकोमोशन प्लांट में होता है? नहीं, प्लांट मूव नहीं करते हैं, ओनली एनिमल्स में होता लोकोमोशन, ठीक है। वॉलेंट्री है। यहां लिख लीजिएगा कि लोकोमोशन क्या है? लोकोमोशन ये केवल आपको इन एनिमल्स में मिलेगा, ठीक है, और ये वॉलेंट्री है, वॉलेंट्री प्रोसेस होता है। लेकिन मूवमेंट कैसा है? बताइए मूवमेंट कैसा है? वॉलेंट्री है कि इनवॉलेंट्री है मूवमेंट? हाँ, मूवमेंट क्या है? वॉलेंट्री है कि इनवॉलेंट्री? दोनों है। अब एग्जांपल बताइए दोनों कैसे है? ये मूवमेंट हो रहा ना, हमारी टंग मूव कर रही है, ये वॉलेंट्री अपनी इच्छा से हो रहा है। आई ब्लिंक करती हैं, आई ब्लिंकिंग अपने आप भी करा सकते हैं और इनवॉलेंट्री अपने आप भी होता रहता है ना, ठीक है। इसके बाद में बॉडी के अंदर जो पेरिस्टाल्सिस होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम में पड़े होंगे, और जो फूड पाइप होता है ऑसोफेगस, उसमें जब भोजन पहुंचता है तो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, स्टमक में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है ना। तो ऐसे बॉडी के अंदर जो मूवमेंट चल रहा है वो इनवॉलेंट्री है, ठीक, और कुछ वॉलेंट्री, तो दोनों होता है। लेकिन लोकोमोशन हमेशा वॉलेंट्री है।
लिख लीजिएगा, मूवमेंट क्या है, मूवमेंट जो है वो आपको प्लांट में भी मिलेगा और एनिमल्स दोनों में मिलेगा। प्लांट मतलब समझे ना, प्लांट में मूवमेंट कैसे होता है, प्लांट की लीव्स हिल रही है, ये मूवमेंट है, ये मूवमेंट है कि नहीं है? हाँ, ये मूवमेंट में नहीं आता है, वो हवा से हिल रही है ना, वो थोड़ी ना हिला रहा है, वो हिलाया तो पता लगता ना। ये लीव्स फ्लटर कर रही है, मूवमेंट में नहीं आता है। मूवमेंट ऐसे होता है कि सनलाइट की डायरेक्शन में स्टेम का बेंड कर जाना, फोटोट्रॉपिज्म पढ़े ना। और जियोट्रॉपिज्म में क्या होता है, ग्रेविटी की डायरेक्शन में रूट मूव करती हैं। टच मी नॉट प्लांट में सेंसिटिव मूवमेंट होता है, थिग्मोट्रॉपिज्म उसको बोलते हैं, थिग्मोट्रॉपिज्म। तो ट्रॉपिक मूवमेंट जो प्लांट में है, ठीक है, लाइट की डायरेक्शन में स्टेम बेंड कर जाना, रूट का वाटर की डायरेक्शन में, और टच मी नॉट छुई मुई के पौधे को छूने पर लीफलेट बंद हो जाना, ये वो खुद करवा रहा है। लीफ का मूवमेंट जो है वो मूवमेंट नहीं होता है, अपने तो लीफ विंड से मूव कर रही है। तो प्लांट में भी मूवमेंट है, लेकिन प्लांट में लोकोमोशन नहीं होता है, ठीक। एनिमल्स में दोनों होते हैं, मूवमेंट भी और लोकोमोशन भी है। अब लोकोमोशन का एग्जाम्पल क्या है, तो इसका एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल लोकोमोशन के क्या है, रनिंग, मैं बोल रहा हूं लिखते जाइए, रनिंग, रनिंग समझ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कॉमन बुक में लिखा है रनिंग, कॉमा वॉकिंग, चलना भी क्या है, लोकोमोशन है। इसके बाद में जंपिंग, जंप में पोजीशन चेंज, लोकेशन चेंज हो रही है, जंपिंग हो गया। इसके बाद में स्विमिंग, तैर रहे हैं, वो भी क्या है, लोकेशन बदल रही है, स्विमिंग। और स्विमिंग के बाद एक और चीज है, और बताइए, जंपिंग क्या है, वो जंपिंग वो वाला नहीं, जंपिंग का जो मैंने लिखा है, जंपिंग एक जगह जंप कर रहे हैं वो नहीं, आपस दूसरी जगह जंप कर रहे हैं, एक जगह खड़े हुए जंप कर रहे हैं तो लोकोमोशन नहीं हो रहा है, ठीक है। और एक चीज है फ्लाइंग, लिखिएगा फ्लाइंग, फ्लाइंग करना। और एक है क्लाइंबिंग, पेड़ पर चढ़ना, चढ़ रहे हैं, ये आपकी पोजीशन के साथ साथ ये डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, क्लाइंबिंग, समझ में आ रहा है, वो भी लोकोमोशन में आता है। तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए, ठीक। अब लोकोमोशन का कारण क्या है, क्यों होता है लोकोमोशन, या मूवमेंट क्यों है, तो आपकी बुक में मूवमेंट तो नहीं लिखा है, उसने बताया है लोकोमोशन का रीजन क्या है, तो लिखिएगा रीजन फॉर लोकोमोशन, लोकोमोशन क्यों होता है, उसका कारण क्या है, ठीक है, किस वजह से लोकोमोशन होता है। देखिए, हम लोग क्यों चलते हैं, एक जगह से दूसरी जगह क्यों भागते हैं, दिन भर क्यों चलते रहते हैं, खाने के लिए, ठीक है, भोजन की सर्च के लिए, पैसा कमाने के लिए। पैसा कमाना तो बुक में नहीं लिखा है, पैसा क्यों कमाया जाता है, पेट भरने के लिए तो ना, तो वो लिखा जो है बुक में वो क्या है, पहला लिखिएगा सर्च ऑफ फूड, सर्च ऑफ फूड, फूड की सर्च के लिए लोकोमोशन एनिमल्स में भी होता है और सारे एनिमल्स में है, ह्यूमन में भी है, ठीक है। दूसरा क्या है, और किस चीज की सर्च के लिए, शेल्टर, शेल्टर, बारिश हो रही है, खड़े हैं कहीं भीग रहे हैं, भाग करके चले जाएंगे सुरक्षित जगह पर, तो लोकोमोशन हो गया ना, शेल्टर के लिए। और किसके लिए लोकोमोशन हो रहा है, हाँ, मैटिंग, मैटिंग का मतलब होता है रिप्रोडक्शन, मैटिंग क्या है, फॉर रिप्रोडक्शन, प्रजनन के लिए, फ्रॉग हैं, एनिमल्स हैं, सब क्या है, मूव करते हैं, ठीक है। और अगला है फॉर, अगला लिखिएगा, मैं इसी में एक साथ लिखा दे रहा हूं, अगला फॉर प्रोटेक्शन, सुरक्षा के लिए, अगेंस्ट एनिमीज, अगर कोई दौड़ा रहा है, ठीक है, तो बचने के लिए भागना ही पड़ेगा, तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट द एनिमीज। और एक आध छूट रहा होगा तो देख के लिख लीजिएगा, उसमें लिखा होगा, और कौन सा लिखा हुआ है, हाँ ठीक है, देख लीजिएगा। ये तो हो गया रीजन फॉर लोकोमोशन। अब लोकोमोशन खत्म हो गया, इसमें और कुछ नहीं है, ठीक। हाँ, एक चीज, मूवमेंट हर लिविंग सिस्टम में होता है, पहले ही लाइन लिखी गई होगी, नोट कर लीजिएगा कि मूवमेंट जो है, मूवमेंट इज वाइटल प्रोसेस, कैसा है, वाइटल है। वाइटल प्रोसेस का मतलब ऐसा
प्रोसेस जो हर सजीव में चलता है, ठीक है, लिखिएगा, मतलब इन ऑल लिविंग, सभी लिविंग में क्या है, मूवमेंट होता है। अगर मूवमेंट नहीं हो रहा है तो वो निर्जीव है, फिर वो, ठीक है, वो निर्जीव चीज है। फिर हर सजीव में क्या होता, भले वो नहीं चल रहा है लेकिन उसकी बॉडी में हलचल जरूर होती है, ठीक। तो ये है वाइटल प्रोसेस होता है। अब मूवमेंट के टाइप, तो लिखेंगे टाइप्स ऑफ मूवमेंट। मूवमेंट कितने टाइप का है, बुक ने आपके 3 टाइप दिया हुआ है, ठीक है, होता वैसे 4 टाइप का है, लेकिन अगर जितना पूछा जाएगा 3 ही आंसर होगा। वो 3 लिखा है, 3 लिखा ना, देखिए 3 लिखा हुआ ना, अब आंसर 3 देंगे, लेकिन चारों नोट कर लीजिए। पहला मूवमेंट कौन सा है, अमीबॉइड मूवमेंट, अमीबॉइड मूवमेंट, ठीक है। अमीबॉइड मूवमेंट इसको समझ लीजिए, अमीबॉइड मूवमेंट का मतलब ऐसा मूवमेंट जो अमीबा की तरीके से होता है, जैसे अमीबा चलता है उसी तरीके से मूवमेंट। तो अमीबा में तो अमीबॉइड होगा ही। इसमें मूवमेंट किसकी वजह से होता है, बाई सीडोपोडिया। किससे होता है, सीडोपोडिया से होगा, ठीक है। अब अमीबा कैसा है, सिंगल सेल। तो एक चीज समझ लीजिए, अगर कोई भी जैसे अमीबा है या पैरामीशियम है, पैरामीशियम तो सीलिया से चलता है, अमीबा में ये फिट जो सीडोपोडिया बनता है ये किस वजह से बनेगा, कैसे बनता है, ये यहां जिधर साइटोप्लाज्म मूव कर जाएगा, ध्यान से देखिएगा, साइटोप्लाज्म, अगर अमीबा को इधर चलना है तो साइटोप्लाज्म को क्या करेगा, अपने इधर मूव करा लेगा। सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है, जिधर साइटोप्लाज्म मूव कर जाएगा, अमीबा में पैर उधर ही बन जाते हैं। तो जो सीडोपोडिया कैसे बनता है, अगर कहा जाए सीडोपोडिया बनता कैसे है, ये कैसे बना, तो बोलेंगे ये प्रोटोप्लाज्म, ये जो प्रोटोप्लाज्म है इसके अंदर लिक्विड है उसके मूवमेंट से बना। प्रोटोप्लाज्म जिधर मूव कर जाएगा उधर ही सीडोपोडिया बन जाएगा। अब प्रोटोप्लाज्म कैसे मूव करता है, तो जब सेल वाला चैप्टर पढ़ा रहे थे तो उसमें बताया था कि कोई भी सेल है, इस सेल में अगर ये सेल मेम्ब्रेन इधर से उधर मूव कर रही है, सेल मेम्ब्रेन चाहे बाहर जा रही है चाहे अंदर आ रही है, इसका कारण क्या है, सेल के अंदर क्या होता है, छोटे छोटे फाइबर्स, पतले पतले धागे होते हैं। उन धागों को क्या बोलते हैं, उन धागों को क्या बोलते हैं, एक का नाम इंटरमीडिएट फिलामेंट बताया था, एक का नाम माइक्रोफिलामेंट, एक था थिक फिलामेंट। तो माइक्रोफिलामेंट क्या है, वो पतले धागों को बोलते हैं माइक्रोफिलामेंट। तो अमीबा में सीडोपोडिया जो बनते हैं वो प्रोटोप्लाज्म के मूवमेंट से बनता है। और प्रोटोप्लाज्म क्यों मूव करता है, वो मूव करता है माइक्रोफिलामेंट के कारण। और एक चीज सुनिए, अगर कहीं पर भी सेल में प्रोटोप्लाज्म ऐसे ऐसे मूव कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, साइक्लोसिस या सेल स्ट्रीमिंग। प्रोटोप्लाज्म का मूव करना सेल के अंदर उसको बोलते हैं साइक्लोसिस या सेल स्ट्रीमिंग। तो लिख लीजिएगा, सीडोपोडिया कैसे बनेगा, फॉर्म बाय साइक्लोसिस, साइक्लोसिस से बनता है। क्या होता है इस साइक्लोसिस में, लिखिएगा, इसमें क्या है, प्रोटोप्लाज्म क्या करेगा, मूव करेगा। प्रोटोप्लाज्म मूव करता कैसे, बाय माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोफिलामेंट। प्रोटोप्लाज्म का मूवमेंट माइक्रोफिलामेंट की मदद से होता है और उसी को हम लोग साइक्लोसिस कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म का मूव करना। ठीक हो गया ना। अब अमीबॉइड पीछे से दिख रहा है ना जी, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना पीछे से। इस बोर्ड को यहां सेट कराना पड़ेगा, कभी कभी लाइट नहीं रहती है तो समस्या हो जाती है, इसको यहीं सेट करा दिया जाएगा, ठीक है, तो समस्या खत्म हो जाएगी लिखने वाली। तो देखिए, अब बताइए अमीबॉइड मूवमेंट कहां कहां होता है, एग्जाम्पल, तो बोलेंगे अमीबा में। सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है, अमीबा है। और बताइए हमारी बॉडी में किस सेल में अमीबॉइड मूवमेंट होता है, WBC। कौन सी WBC, कई WBC है ना,
बेसोफिल, एस्नोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। तो किसमें होता है? न्यूट्रोफिल में है, मोनोसाइट में है। ठीक है, तो लिखिएगा न्यूट्रोफिल में मिलेगा आपको, न्यूट्रोफिल्स में मिलेगा, और मोनोसाइट में मिलेगा। एक मास्ट सेल याद आ रहा है? मास्ट सेल जब आप पढ़ रहे थे टिश्यू वाला एनिमल टिश्यू, उसमें मास्ट सेल का जिक्र आया था, उसमें भी अमीबॉइड मूवमेंट है। ये सब डब्ल्यूबीसी है। हो गया। दूसरा मूवमेंट है सीलियरी मूवमेंट। अगला मूवमेंट कौन सा है? सीलिया के द्वारा। तो देखिए नेक्स्ट लिखिएगा नंबर 2 सीलियरी। अब दिख रहा होगा वहां से, सीलिया के द्वारा मूवमेंट कैसे होता है। तो सीलिया में अरेंजमेंट कैसा होता है? 9+2, और फ्लैजिला में भी है ये 9+2। ठीक है, सीलिया फ्लैजिला एक ही है। माइक्रो सेंट्रियोल में अरेंजमेंट 9+0। तो सीलिया में के द्वारा मूवमेंट होना, उसको क्या बोलते हैं? सीलियरी मूवमेंट। ये एग्जाम्पल बताइए, कहां सीलियरी मूवमेंट होता है? पैरामीशियम में। ठीक है, और बताइए कहां है? हमारी बॉडी में कहां है? तो फीमेल में फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, हाँ, फैलोपियन ट्यूब फीमेल में है, और पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो होता है वहां पर सीलिया है। हर जगह सीलिया का काम अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। पैरामीशियम में सीलिया का काम क्या है? 2 काम है उसके। पैरामीशियम में यहां नोट कर लीजिएगा, यहां सीलिया क्या करता है? लोकोमोशन भी कराता है, लोकोमोशन। और दूसरा काम कोई बताइए? एक तो पैरामीशियम को चलने में मदद करता, दूसरा भोजन ग्रहण करने में। एक साइटोफैरिंग्स एक पार्ट है उसमें, सीलिया भोजन को ग्रहण करने में। तो लिखेंगे इनटेक ऑफ फूड, इनटेक ऑफ फूड। 2 काम है इसके यहां पर। फैलोपियन ट्यूब में सीलिया का काम जायगोट को, या फर्टिलाइज्ड जायगोट कहेंगे उसको, हाँ, एम्ब्रियो को आगे बढ़ाना। ठीक है, तो लिखेंगे मूवमेंट कराएगा, मूवमेंट ऑफ क्या चीज? स्पर्म का मूवमेंट। हालांकि स्पर्म के पास अपना होता है। ठीक है, ओवा का, ओवा, एंड लिखिएगा एम्ब्रियो, क्योंकि जंक्शन याद आ रहा है ना। फर्टिलाइजेशन कहां होता है? जंक्शन पर। यहां से यूट्रस तक जो चीज आती है वो ओवा नहीं होती, ओवा तो यहीं रुक जाता है। इधर से स्पर्म आए, ये ओवरी है, फर्टिलाइजेशन जंक्शन पर हो गया, आगे इधर यूट्रस है, यूट्रस में जो चीज आएगी फैलोपियन ट्यूब से वो ओवा नहीं आता, वो क्या आता है? एम्ब्रियो आता है, फर्टिलाइज जायगोट। ठीक है, फर्टिलाइज ओवम। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या काम है? फॉरेन पार्टिकल को हटाना, लिख लीजिएगा सब ये। ठीक है, और डस्ट पार्टिकल को रिमूव कराना, माइक्रोब्स को हटाना। सीलियरी मूवमेंट खत्म हो गया। तीसरा कौन सा है? मस्कुलर मूवमेंट। तो मस्कुलर मूवमेंट कहां होता है? मसल्स में होता है। ठीक है, ये आपका मसल्स में है। कौन सी मसल होती है? दोनों वाली, तीनों मसल्स, कार्डियक, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री, सारी मसल्स में मूवमेंट चल रहा है। यहां पर देखिए प्लांट का जिक्र नहीं किया गया है कहीं, समझ में आ रहा है? प्लांट का मूवमेंट नहीं किया, ये एनिमल का मूवमेंट बता रहे हैं। प्लांट में मूवमेंट जब होता है तो वो अलग होता है, फोटोट्रॉपिज्म जो बताया, उसको यहाँ कहीं नहीं दिखाया गया। समझ में आया? और चौथा मूवमेंट लिखिएगा फ्लैजिलर मूवमेंट। किससे होगा? फ्लैजिलर मूवमेंट, फ्लैजिला के द्वारा। अब कहां फ्लैजिला के द्वारा मूवमेंट होता है? तो कहेंगे स्पर्म में होता है, स्पर्म में। और कहां फ्लैजिला होता है? ट्रिपाइनोसोमा पढ़े ना उसमें, प्रोटोजोआ वाले में। ठीक है, एनिमल किंगडम में जब प्रोटिस्टा पढ़ते हैं, प्रोटिस्टा, तो उसमें आता है ये। तो आप बोलेंगे ट्रिपैनोसोमा, ट्रिपैनोसोमा हो गया, लेशमानिया, ये सब हैं। ठीक, एक डायनोफ्लैजिलेट पढ़े ना? हाँ बताइए। टेपोवर्म में नहीं है फ्लैजिला। हाँ,
टेपवर्म फ्लैजिला नहीं है। डायनोफ्लैजिलेट डाई एटम पर है ना, डाई एटम के बाद क्या आता है, डाई एटम के बाद अगला जो टॉपिक है वो क्या है, डायनोफ्लैजिलेट है ना। उसमें दो फ्लैजिला होते हैं, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग। तो अगला लिखिएगा डायनोफ्लैजिलेट। डायनोफ्लैजिलेट ये पूरी तरीके से क्या है बताइए, फ्रेश वाटर की मैराइन है, ये मैराइन, टोटली मैराइन, ठीक। और डायनोफ्लैजिलेट के बाद यूग्लिना, तो यूग्लिना प्लांट एनिमल दोनों है, पता ही होगा, प्लांट भी और एनिमल भी है। और कौन सा बच्चा है इस फ्लैजिला में अब, और कहीं फ्लैजिला, हाँ एक जगह और बच्चा, पोरीफेरा में जब आप स्पंज पढ़ते हैं तो स्पंज में इस तरीके से डायग्राम दिखाते हैं ना। इसमें जो अंदर वाली जो ये लेयर है ये क्या है, कैनाल है इसकी, वाटर वैस्कुलर, ये वाटर एंटर करने के लिए कैनाल। यहां पर कोइनोसाइट सेल होती हैं, कोइनोसाइट, जिनके ऊपर क्या है, फ्लैजिला है। स्पंज की बॉडी में जो उसकी बॉडी वॉल है, अंदर वाली जो लेयर होती है उसमें कोइनोसाइट सेल होती है। और कोइनोसाइट सेल कैसी होती है, एक सेल का डायग्राम ये है, वॉल सेल है, उसमें एक फ्लैजिला निकला है। इनका काम क्या होता है, भोजन को ग्रहण करना, एक्सक्रीशन कराना, बहुत सारे काम है, ठीक है। तो अगला लिखिएगा कोइनोसाइट, कोइनोसाइट सेल्स ऑफ स्पंज। स्पंज का कोइनोसाइट सेल पर क्या होता है, फ्लैजिला होता है, ठीक है। और कहीं है, तो इतना हो गया फ्लैजिलर मूवमेंट। आप देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, उसको आप नोट कर लीजिएगा, बॉक्स बना लीजिएगा और समझ लीजिए पहले, ठीक है। इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूं मैं। लाइन क्या लिखी गई है बुक में वो नोट कर दे रहा हूं। पहले लिखा है ऑल लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स नीड नॉट, खोजिए इस लाइन को पहले आप लोग। ये लाइन बुक में सेकंड पैराग्राफ में या फर्स्ट में कहीं मिलेगा, देखिए। ऑल लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स नीड नॉट टू बी डिफरेंट from those structures मिला कहीं ये लाइन, यही लिखा गया, कुछ और लिखा गया है, यही है ना, लिखा होगा ऑल लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स नीड नॉट टू बी डिफरेंट फ्रॉम दोज स्ट्रक्चर्स दैट इन्वॉल्व इन द मूवमेंट। नीचे थोड़ा सा चेंज होगा लैंग्वेज में, वही बात नहीं, आसान करने के लिए मैंने ऐसा लिख दिया है, ठीक है। इस लाइन का मतलब क्या, देखिए पहले इस लाइन को समझ लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिएगा, बुक में से नोट कर लीजिए। देखिए एक बार समझ लो सब लोग, लिखा ऑल लोकोमोटरी स्ट्रक्चर। अगर मैं कहूं कि हमारी बॉडी में लोकोमोटरी स्ट्रक्चर कौन सी है बताइए, लिम्स हैं, कौन से लिम्ब हैं, लोअर लिम्ब, ये भी लिम्ब है, ये अपर लिम्ब है। चलते किससे हैं, लोअर लिम्ब से। बाकी एनिमल में तो चारों लिम्ब, दोनों लिम्ब से चलते हैं, ठीक है। तो जितनी भी लोकोमोटरी स्ट्रक्चर होती हैं, फॉर एग्जांपल लिम्स, लिखा है नीड नॉट टू बी डिफरेंट, वो कोई जरूरी नहीं है कि जिस स्ट्रक्चर से लोकोमोशन हो रहा है, नीड नॉट टू बी डिफरेंट होना जरूरी नहीं है, दैट इन्वॉल्व इन द अदर मूवमेंट। मतलब कहने का यह है, जैसे सीलिया है, ठीक है, सीलिया बताइए कैसी स्ट्रक्चर है, लोकोमोशन भी होता है, मूवमेंट दोनों होता है इससे। सीलिया से सीडोपोडिया है, अमीबा में क्या बनता है, सीडोपोडिया। बताइए सीडोपोडिया का केवल एक ही काम है कि लोकोमोशन कराना, या सीलिया का केवल अकेला काम है लोकोमोशन कराना? नहीं, सीलिया का दो काम है। पैरामीशियम जब भोजन लेता है तो सीलिया की मदद से लेता है, तो भोजन को ग्रहण कराना और चलाना भी, तो सीलिया का दो काम हुआ, ठीक है। सीलिया लोकोमोटरी स्ट्रक्चर भी है और सीलिया मूवमेंट वाली स्ट्रक्चर भी है, बॉडी में मूवमेंट भी करा रही है, ठीक है। ऐसे ही सीडोपोडिया क्या है, सीडोपोडिया की मदद से पैरा अमीबा चलता भी है
और भोजन को भी तो ग्रहण करता है। तो सीडोपोडिया लोकोमोटरी स्ट्रक्चर भी है और मूवमेंट का स्ट्रक्चर भी है। भोजन को ग्रहण करना वो लोकोमोशन नहीं है, वो क्या है? मूवमेंट है, स्पेशल अलग मूवमेंट बोलेंगे। तो यहां ये दो एग्जांपल आपको देख के लग रहा है यहां पर लोकोमोटरी स्ट्रक्चर और मूवमेंट वाली स्ट्रक्चर। पहले सीलिया को देखिए, सीलिया में वही लोकोमोशन भी करा रहा है, वही मूवमेंट भी करा रहा है। अमीबा में सीडोपोडिया है, यही लोकोमोशन भी करा रहा है और यही मूवमेंट भी करा रहा है ना। हाँ, और देखिए फ्लैजिला है। फ्लैजिला का काम क्या होता है? केवल और केवल लोकोमोशन कराना और कोई काम नहीं है। स्पर्म पर जो फ्लैजिला है वो क्या कराएगा? लोकोमोशन कराएगा, स्पर्म को मूव कर, क्या उसका और भी काम है? नहीं। तो जितनी भी लोकोमोटरी स्ट्रक्चर हैं, जैसे कौन सी लोकोमोटरी स्ट्रक्चर? फ्लैजिला बता दिया मैंने, ठीक है, या सीलिया बताया। तो बोल रहे हैं जितनी लोकोमोटरी स्ट्रक्चर हैं वो स्ट्रक्चर कोई जरूरी नहीं है डिफरेंट हो। किससे? ऐसे स्ट्रक्चर से जिससे मूवमेंट होता है, सेम भी हो सकता है। क्या हो सकता है? लोकोमोटरी स्ट्रक्चर और मूवमेंट वाली स्ट्रक्चर दोनों क्या हो सकती हैं? सेम। कहां पर? सीलिया। देखिए सीलिया में उसी से मूवमेंट भी हो रहा है, जैसे लोकोमोशन। पैरामीशियम सीडोपोडिया वही मूवमेंट भी करा रहा है, वही लोकोमोशन, लेकिन अलग भी हो सकता है। फ्लैजिला है, फ्लैजिला मूवमेंट वाली स्ट्रक्चर नहीं है, उससे केवल लोकोमोशन होता है। समझ में आया? फ्लैजिला से क्या हो रहा है? लोकोमोशन हो रहा है। ठीक, लाइन समझ में आई है कि लोकोमोटरी स्ट्रक्चर में, यहां आप समझने के लिए लिख लीजिएगा, एग्जाम्पल लिखिएगा सीलिया और कॉमा करके लिखिएगा सीडोपोडिया, सीडोपोडिया, ठीक है। और लोकोमोटरी स्ट्रक्चर फॉर एग्जाम्पल सीलिया है और सीडोपोडिया, नीड नॉट टू बी डिफरेंट, कोई जरूरी नहीं है अलग हो, फ्रॉम दोज स्ट्रक्चर दैट इन्वॉल्व इन द अदर मूवमेंट। अदर मूवमेंट का मतलब लिखिएगा, जैसे फीडिंग, या अलग से लिख लीजिएगा, इसको आप अलग ही लिख लो, नहीं कंफ्यूज कर जाएंगे। लिखिएगा एग्जाम्पल इसी लाइन के नीचे, एग्जाम्पल इन पैरामीशियम, पैरामीशियम में सीलिया का दो काम है, सीलिया मूवमेंट भी करा रहा है। मूवमेंट का मतलब फीडिंग, भोजन ग्रहण करने में मदद कर रहा है, और लोकोमोशन भी करा रहा है। तो यहां लोकोमोटरी स्ट्रक्चर और मूवमेंट वाली स्ट्रक्चर क्या है? अलग नहीं है, नीड नॉट टू बी डिफरेंट नहीं है, सेम है। इस लाइन को ऐसे भी कह सकते हैं ना, इतना मैं हटा दूं, नीड नॉट टू बी डिफरेंट, इसको हटा करके सेम भी लिखा जा सकता है, कि सेम भी हो सकती है, अलग भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है। ठीक है, तो इतना यहां पर इसमें टाइप्स ऑफ मूवमेंट में कंप्लीट हो गया ये। अगला टॉपिक कौन सा है? मसल्स दिया गया हुआ, ठीक है। तो अगला देखिए लिखा है मसल्स। मसल्स को बोलते हैं मांसपेशियां। क्या बोलते हैं? मांसपेशियां, ठीक है। मसल्स मीन्स मांसपेशियां। तो हाँ, मसल्स की ओरिजिन कैसी होती है? अगर कहा जाए सबकी ओरिजिन है ना, ये गैस्ट्रुला की किस लेयर से बनती हैं? यही समस्या है सबसे बड़ी, इधर ध्यान दिया करिए। मीजोडर्म की ये मीजोडर्मल, ओरिजिन कैसा है इसका? मीजोडर्मल, लिखिएगा मीजोडर्मल। बताइए नर्वस सिस्टम की ओरिजिन कैसी होती है? नर्वस सिस्टम की ओरिजिन कैसी है? एक्टोडर्मल, मीजोडर्मल, एंडोडर्मल, बताइए कौन सी ओरिजिन? एक्टोडर्मल। कनेक्टिव टिश्यू की ओरिजिन क्या है? ब्लड की ओरिजिन क्या है? मीजोडर्मल है। एपिथेलियल टिश्यू की ओरिजिन क्या है? तीनों है। एपिथेलियल टिश्यू एक अकेला टिश्यू है जिसमें एक्टोडर्म से भी कुछ पार्ट बनता है, मीजोडर्म, एंडोडर्म सब से बनता है, ठीक है। हमारी बॉडी में मसल्स का वेट कितना है? तो बॉडी वेट का 40 से 50%, लिखिएगा 40 to 50% ऑफ बॉडी वेट। बॉडी का जितना वजन है उसका 40% हिस्सा क्या होता है? मसल्स का वजन होता है, ठीक है। 639 मसल्स होती हैं बॉडी में, ठीक है।
अब मसल्स में कितने टाइप्स की हैं? मसल्स क्या है बताइए? टिश्यू है, सेल है, क्या चीज है ये ऑर्गन है? टिश्यू है कि सेल है कि ऑर्गन है मसल्स? टिश्यू है। मसल सेल के मिलने से बनता है, तो मसल्स क्या होती हैं? ये टिश्यू है, ध्यान रखिएगा। हमारी बॉडी में सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा होता है? लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी? सबसे बड़ा ऑर्गन बॉडी का कौन सा? लिवर है, ठीक है। अंदर देखा जाए, बाहर ऑर्गन सबसे बड़ा कौन सा? बाहर की साइड से देखेंगे तो, अगर आप आउटर बाहर से देखेंगे तो बॉडी का सबसे बड़ा अंग स्किन होता है, ठीक है, क्योंकि स्किन भी क्या है? एक ऑर्गन है। स्किन कई टिश्यू के मिलने से बनता है, ठीक है। ये हो गया स्टडी ऑफ मसल्स। लिखिएगा, मसल्स की स्टडी को क्या बोलते हैं? सार्कोलॉजी। क्या बोलते हैं? सार्कोलॉजी। समझ रहे ना? सार्को टर्म किसके लिए यूज किया जाता है? मसल्स के लिए। तो सार्कोलॉजी स्टडी ऑफ मसल्स होता है। अब मसल्स के टाइप लिखे गए हैं, तो एक बार जो टिश्यू वाले चैप्टर में बताया था फिर से रिवाइज कर लीजिए जल्दी से। 3 टाइप की मसल्स होती हैं। स्केलेटल मसल्स, दूसरा है विसरल मसल्स, और थर्ड क्या है? कार्डियक मसल। 3 टाइप की मसल्स हैं। स्केलेटल मसल हमारे स्केलेटन सिस्टम, हड्डियों के साथ जुड़ी होती हैं। विसरल मसल कहां होती हैं? बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन हैं उनके साथ होती हैं। हार्ट को छोड़ दीजिए, हार्ट के लिए तो अलग है। जैसे स्टमक में अगर कहा जाए कौन सी मसल होगी? विसरल। फूड पाइप में विसरल, ठीक है। जहां जहां बॉडी में, हमारे बॉडी के अंदर जितने भी अंग हैं, अगर उनमें मूवमेंट चल रहा है, मूवमेंट, तो कौन सा? लेकिन मूवमेंट इनवॉलेंट्री होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। वॉलेंट्री वाला मूवमेंट नहीं। वॉलेंट्री वाला मूवमेंट अगर हो रहा है, हमारी टंग मूव कर रही है ना, ये स्केलेटल मसल से हो रहा है, ठीक है, हमारी इच्छा से काम कर रही है। तो ये कैसी होती हैं? वॉलंटरी। ये कैसी हैं? वॉलंटरी होती हैं, ऐच्छिक होती हैं। ये क्या है? इनवॉल्वेंट्री। और कार्डियक क्या होती हैं? दीज ऑल्सो इनवॉल्वेंट्री, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है स्केलेटल मसल हमेशा स्केलेटन सिस्टम के साथ जुड़ेगी, ठीक है। अगला देखिए, स्केलेटल मसल कैसी होती हैं? स्ट्राइटेड। क्या होती हैं? स्ट्राइटेड। स्ट्राइटेड का मतलब समझ रहे हैं? इनके ऊपर स्ट्राइप्स होती हैं, धारियां होती हैं, डार्क और लाइट बैंड होती है। ये देखिए, एक डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, इन पर धारियां नजर आती हैं, स्ट्राइप्स होती हैं। इन पर क्या है? ये इनको बोलते हैं स्मूथ मसल। स्ट्राइप्स एब्सेंट हैं, स्ट्राइप्स नहीं है, इसलिए इनका दूसरा नाम क्या होता है? स्मूथ मसल। विसरल मसल को हम लोग क्या बोलते हैं? स्मूथ, क्योंकि इनकी सरफेस बड़ी स्मूथ होती है, कोई धारी नहीं है, कोई बैंड नहीं है, कोई लाइनिंग नहीं होती है। और कार्डियक पर क्या होती है? इस पर भी स्ट्राइप्स हैं, स्ट्राइप्स फाउंड, प्रेजेंट होती हैं, धारियां इस पर भी हैं, ठीक है। कार्डियक पर भी धारियां होती हैं। अगला डिफरेंस क्या है? स्केलेटल मसल कैसी होती हैं? लंबी लंबी। सिलेंड्रिकल कैसी हैं? तो लिखेंगे सिलेंड्रिकल हैं। जैसे मार्कर दिख रहा है ना, तो एक मसल तो सिलेंड्रिकल है। अरेंज कैसे होती हैं? अगर कई मसल्स को आपस में इकट्ठा होना है तो बंडल के रूप में 5 मार्कर एक साथ ऐसी बंडल बना दिया, ये सिलेंड्रिकल है और अरेंज इन द बंडल, ठीक है। तो सिलेंड्रिकल है और अरेंज होती हैं, अरेंज इन बंडल, बंडल के रूप में अरेंज होती हैं, ठीक है। ये कैसी होती हैं? स्पिंडल शेप। स्पिंडल शेप का मतलब ये शेप, ऊपर नैरो, नीचे नैरो, बीच में ब्रॉड, ये होता है स्पिंडल शेप। स्पिंडल शेप्ड होती हैं, ठीक है। कैसे अरेंज होती हैं बताइए?
सिलेंड्रिकल वो नहीं है, चपटी है। जैसे आपका पेपर है ना, तो जैसे टीन शेड होता है, टीन शेड एक के ऊपर एक लगा होता है ना, जो दुकान पर देखेंगे टीन शेड ऐसे लगा होता है, एक के ऊपर एक, ऐसी शीट के रूप में, अरेंज इन द फॉर्म ऑफ द शीट। तो ये आपको शीट के रूप में अरेंज होती हैं। लिखिएगा, पूरा लिख लीजिएगा, अरेंज इन द फॉर्म ऑफ शीट और लेयर्स। ये लेयर के रूप में होती हैं, शीट के रूप में होती हैं, बंडल नहीं बनाती हैं। और ये कैसे अरेंज, ये कैसे होती है? सिलेंड्रिकल। इसको लिखेंगे कैसे है? ये सिलेंड्रिकल है और ये भी बंडल के रूप में अरेंज है। बंडल इसमें भी बनता है, ठीक है। अगला डिफरेंस, इसका डायग्राम तो मैंने बना दिया। देखिए इसका डायग्राम कैसे बनता है, ये देख लो जी। इसका डायग्राम ये है, समझा भी दिया मैंने। अनब्रांच्ड है, एक का दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, केवल पास पास में है, कनेक्शन नहीं है, ब्रांचिंग नहीं है इसमें कोई। तो कैसी होती हैं? अनब्रांच्ड। ये कैसी हैं? ये भी अनब्रांच हैं, सब अलग अलग हैं, बस केवल पास पास में हैं। तो ये कैसी हैं? अनब्रांच्ड। लेकिन कार्डियक क्या होती हैं? ब्रांच्ड होती हैं। ब्रांच का मतलब समझ रहे हैं? देखिए कार्डियक जब बनाया जाएगा तो कार्डियक मसल में एक मसल ये हो गया और यहां से एक दूसरा कनेक्ट हो जाएगा, ये दूसरा कनेक्ट हो गया, दो मसल आपस में जुड़ गया, फिर तीसरा यहीं से कनेक्ट होगा। ये देखिए तीन मसल बनाया है, तीनों आपस में कनेक्शन से जुड़ा हुआ है, ब्रांचिंग है इसमें। न्यूक्लियस इसमें कैसा होता है बताइए? मल्टी न्यूक्लिएटेड है कि यूनि न्यूक्लिएटेड है? मल्टी। एक सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस, न्यूक्लियस सेंटर में नहीं होता है, पेरिफेरी पर है। तो लिखेंगे ये अनब्रांच्ड है और मल्टी न्यूक्लिएटेड है, मल्टी न्यूक्लिएटेड, ठीक है। बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, एक ही सेल में बहुत सारे हैं। यहां पर क्या है? एक सेल में एक न्यूक्लियस, एक सेल बनाया इसमें सिंगल न्यूक्लियस, तो यहां लिखेंगे सिंगल न्यूक्लियस। इसमें क्या है? हार्ट वाले में क्या है? कई न्यूक्लियस की सिंगल। हार्ट ये बनाया, हार्ट का सेल, एक न्यूक्लियस एक में रहेगा, ध्यान रखिएगा। ये देखिए अगर आप कह रहे हैं ये हार्ट का एक सेल नहीं है, फिर से देख लीजिए, कंफ्यूजन ना हो। हार्ट की मसल ऐसे बनाई जाती है, ये एक नहीं है, एक नहीं है। यहां पर तो ये एक है, एक मसल है, दूसरी मसल, तीसरी, चौथी, 5 मसल सेल मैंने जोड़ा है यहां पर, ऐसे बगल बगल में रखा है। लेकिन हार्ट में अगर ऐसा डायग्राम बना है तो यहां पर ये पार्टीशन लगा हुआ था। देखिए इसमें 1 2 3, इस वाले में 3 मसल सेल जुड़ा है। कितनी मसल सेल है इसमें? 3। देखिए एक मसल सेल ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है ना? तीनों आपस में क्या है? जुड़ा हुआ ना बॉर्डर से। इसके बाद में इसमें बना दिया 1 2, कितना बनाया इसमें? 2 3, 1 2 3। तो सबका न्यूक्लियस अपना अपना न्यूक्लियस रहेगा, सब में अपना अपना न्यूक्लियस है। तो यूनि न्यूक्लिएटेड कैसी होती हैं? ब्रांच्ड हैं और यूनि न्यूक्लिएटेड, एक न्यूक्लियस रहेगा केवल, ठीक है। बताइए इंटरकैलेटेड डिस्क किसमें होता? तीनों में से कार्डियक में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरकैलेटेड डिस्क जानते हैं क्या है? इसमें 3 कार्डियक मसल जुड़ा है। कितना जुड़ा है? 3। तो तीनों में ये जो बीच में बॉर्डर लाइन दिखाई दे रही है, यही इंटरकैलेटेड डिस्क है। मतलब 2 कार्डियक मसल के बीच में जो डिस्क होती है, एक जगह है, उसे क्या बोलते हैं? इंटरकैलेटेड डिस्क। यहां लिख लीजिएगा, इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट होती है, बाकी सब जगह नहीं है, ठीक। और कोई डिफरेंस? ये वॉलेंट्री है, वो इनवॉलेंट्री। कार्डियक भी क्या है? इनवॉलेंट्री हो गया। और कोई डिफरेंस इसमें? हाँ बताइए किसी को और कोई डिफरेंस जानकारी हो। कल से टाइमिंग चेंज हो गया ना, 15 मिनट पहले केवल, 5:15 बजे छूट जाएंगे आप लोग। 15 अभी 5 बजने को है, 15 मिनट बाद ऐसे कल से है, लेकिन वो टाइमिंग, ठीक है। हाँ बताइए अब और कोई डिफरेंस इसमें? किस में एंड
ब्लंट होता है, किस में पॉइंटेड होता है, किस में फ्लैट होता है। तीनों में एक जगह आपको किनारा मिलेगा ब्लंट, एक जगह मिलेगा पॉइंटेड और एक जगह मिलेगा फ्लैट। फ्लैट समझते हैं? ये किनारा कौन सा बताइए? इस मार्कर में दो एंड है, ये एंड पॉइंटेड है, नुकीला है, ये कैसा एंड है? फ्लैट नहीं है, लग रहा है ये फ्लैट है, इसको ब्लंट बोलते हैं। किसी भी चीज को ऐसे काट दिया जाए, जो एंड बनेगा वो ब्लंट बनता है, ब्लंट, ठीक है। और फ्लैट का मतलब होता है इसको अगर दबा दूं, ऊपर से नीचे से दबा दूं और ऐसा प्रेस कर दूं कि ये चपटा हो जाए। दो डायरेक्शन में चपटा होना चाहिए, चारों डायरेक्शन से चपटा करेंगे तो नुकीला बन जाएगा। ये हर डायरेक्शन से प्रेस करेंगे तो नुकीला हो जाएगा, लेकिन ऊपर से प्रेस करेंगे नीचे से तो ये फ्लैट बनेगा, चपटा बनेगा, ठीक है। तो कार्डियक मसल में कैसा एंड होता है? फ्लैट। यहां पॉइंटेड नजर आ रहा है, यहां पर आपको दिख रहा है ना पॉइंटेड एंड, और इसका एंड कैसा है? ब्लंट। ये ब्लंट एंड का डायग्राम देखिए, ये है इस वाला, ठीक है। तो एक डिफरेंस ये भी बचा हुआ था इसमें। जैसे ही थोड़ा सा डिम हो जाएगा, अंधेरा में छोड़ दूंगा, परेशान मत हो, ये लाइट नहीं है ना, जैसे दिखना कम हो जाएगा बस, ठीक। जब तक दिख रहा है तब तक क्लास चलेगा। देखिए, अब इसके बाद जो टॉपिक है बहुत अच्छा टॉपिक है। कौन सा? स्ट्रक्चर ऑफ मसल, यही है ना? और कुछ छूटा बताइए, इसके आसपास कोई टॉपिक छूटा हो तो बता दीजिए हमको, दिखा दो जी, एक मिनट देख लें। यही सब दिया हुआ है इसमें, विसरल मसल, स्ट्राइडेंट मसल, कार्डियक हो गया, हाँ बस स्ट्रक्चर समझना है, ठीक है। देखिए, एक वर्ड है मसल और एक वर्ड होता है मसल सेल, ठीक है। मसल सेल अलग है और मसल्स अलग होती हैं। मसल्स का मतलब मांसपेशियां, मांसपेशियां समझ रहे हैं? ये हमारे अंदर तो नहीं है वैसे, क्यों दादा? ये एक ये वाला ना, बाइसेप और ट्राइसेप होता ना, ये क्या है? मसल्स होती हैं, ठीक। तो वो मसल्स हैं, और मसल बनता किससे है? सेल। इसमें बहुत सारी सेल हैं। जैसे हमारी हड्डी, बोन क्या है? टिश्यू है, किससे बनता है? बहुत सारी सेल से। कार्टिलेज क्या है? टिश्यू है ना? इसके अंदर कार्टिलेज है ईयर में ना, सेल से बना है। ऐसे मसल्स बनती हैं सेल से। ब्लड भी आपका एक टिश्यू होता है, सेल से बनता। कौन सी सेल बनती है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। और कौन सी सेल है बताइए? ब्लड में कितने तरीके की सेल, कितने तरीके की सेल ब्लड में? प्लेटलेट सेल है, पिछली बार बताया था प्लेटलेट कोई सेल नहीं है, दो ही सेल ब्लड की हैं, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। प्लेटलेट सेल का एक टुकड़ा है, फ्रेगमेंट ऑफ सेल है। किस सेल का टुकड़ा होता है प्लेटलेट? बोन मैरो में एक सेल बनती है, होती है मेगा कैरियोसाइट, उस सेल के टुकड़े हैं वो। तो प्लेटलेट कोई सेल नहीं है, इनके अंदर अपना न्यूक्लियस नहीं है, ठीक है, सेल का टुकड़ा है ये। तो मसल्स मांसपेशियां कैसे बनती हैं? मसल सेल के मिलने से बनती हैं, ठीक है। अगर जो अभी आपको डायग्राम दिखा रहे थे, तीन तरीके की क्या है? वो मसल्स हैं, तीन तरीके की मांसपेशियां हैं, मसल्स। उनको अगर अंदर से इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे तो बहुत सारी उसमें क्या नजर आएंगी? मसल सेल नजर आएंगी। वो मसल का डायग्राम था, ठीक। अब इसी को पढ़ना है कि एक टीएस, मैं आगे लिख रहा हूं, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ अ सिंगल मसल, एक मसल का डायग्राम, ठीक है। मसल्स को हम लोग मसल फाइबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मसल फाइबर, यही है ना, देख लीजिए, दूसरा नाम लिखा है मसल फाइबर। मसल सेल होती है, ये नहीं है, नहीं, वो मसल सेल को बोलते हैं। मसल फाइबर मसल सेल है, उसके अंदर फिलामेंट मायोफाइब्रिल है, ठीक है। तो मसल का टीएस समझ रहे हैं? अगर एक मांसपेशी है, तीनों जो बताया था अभी मैंने, कार्डियक है, स्मूथ है और स्केलेटल, उसको जब ट्रांसवर्स सेक्शन काटेंगे ऐसे टीएस में और इधर से देखेंगे तो डायग्राम जो बुक में दिख रहा है वही दिखेगा, ठीक है। अब इस पर होता तो बहुत खूबसूरत बनता वो, है ना।
इस पर तो अच्छे से बनता है, डिफरेंट कलर में बनाते, लेकिन कोशिश कर लीजिए अगली बार फिर से इसको रिवाइज करा देंगे। अभी एक बार आप देख लीजिए इसको, ठीक। तो यहां पर देखिए ये मैं डायग्राम बना रहा हूं, ये इस तरीके से हो गया। जैसे आपने टेलीफोन वायर देखा होगा, जो अर्थ में खुदाई करके जमीन में मोटा वाला टेलीफोन वायर पर डाला जाता था ना पहले, उस वायर में बहुत सारे पतले पतले तार हुआ करते थे। होता भी है, कोई मोटा वायर है, उसके ऊपर प्लास्टिक चढ़ी हुई है, कोटिंग है, उसके अंदर पतले पतले वायर, उनके ऊपर भी कोटिंग है, उनके ऊपर भी क्या है, प्लास्टिक की कोटिंग। आप वही समझ लीजिए मसल का इंटरनल स्ट्रक्चर कुछ ऐसे ही होता है। तो ये एक मसल का स्ट्रक्चर है। आप केवल स्ट्रक्चर में इतना ही देखिए अभी, ठीक है। ये टीएस दिखा रहे हैं, इधर से दिखा रहे हैं, किधर से, ये देखो, ये ऐसे मसल काटेंगे तो देखेंगे तो इधर से ही ना। इंटरनल स्ट्रक्चर देखना है तो ट्रांसफर सेक्शन ही तो देखा जाएगा। तो ट्रांसफर सेक्शन में वो कैसा आएगा, सर्कुलर वे में आएगा। हमने सर्कुलर पूरा नहीं बनाया, पूरा हमने सर्किल नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया, क्योंकि इसमें हमको देखिए, या सर्किल ही समझ लीजिए, ये सर्किल बन गया, ठीक है। बुक में सर्किल नहीं बनाया, उसने आधा कट, उसने इस सर्किल को आधा काट के दिखाया है, हाफ डायग्राम दिखा रहा है वो। इसको काट करके इधर से देखेंगे कंप्लीट सर्किल आउटलाइन आएगा, वो आधा दिखा रहा डायग्राम में, ठीक है। अब ये एक मसल है, ठीक। इसके अंदर क्या होगा, तो आप बोलेंगे क्या चीज होगी, बताइए सोच करके। मसल के अंदर क्या है, एक टिश्यू है ये, इसके अंदर क्या चीजें होंगी, मसल सेल्स। तो बहुत सारी मसल सेल्स होती हैं, ठीक है। अब मैं मसल सेल्स को बना रहा हूं, देखिएगा, 1 2 3 ये बनाया मैंने। जितने भी मसल सेल्स हैं ये सब क्या है, ग्रुप में है। किसमें है, ग्रुप में है। और ज्यादा नहीं बना रहा हूं, बहुत कम बनाया है मैंने, होता ढेर सारा ऐसे ही, ठीक है। ये इसके और जितनी मसल, ये सब मसल सेल है। अब क्या मसल सेल गोल होती है, बताइए, गोल है नहीं। एक्चुअली में डायग्राम ऐसे होता, अगर ये मार्कर को समझिए, एक मसल है तो मार्कर का डायग्राम ऐसे दिखाया मैंने, काटेंगे मार्कर को तो ऐसा दिखेगा आउटलाइन में। इसके अंदर ये जो सर्कल दिखाई दे रहा है, वो सर्कल क्या है, इसके अंदर जो पतले पतली सेल है, ये सेल लंबी लंबी है, देखो जी, सेल कैसी है, लंबी लंबी है। सीधे वायर को समझिए, वायर को इमेजिन करिए कि एक मोटा वायर है, उसको मैंने काटा तो उसमें एक बाहर का प्लास्टिक का लेयर चढ़ा हुआ दिखाई देगा, अंदर क्या नजर आएंगे, पतले पतले तार। तो तार लंबे लंबे होते हैं, ऐसे वो लंबे लंबे तार पड़े हुए हैं। कट सेक्शन में वैसा दिखेगा, गोल, कट सेक्शन में कैसा दिखेगा, गोल दिखाई देगा, ठीक है। इनके ऊपर भी क्या होगा, प्लास्टिक चढ़ा होगा, देखिएगा इन तारों के ऊपर क्या है, प्लास्टिक है। प्लास्टिक कोटिंग इनके ऊपर भी है, होती भी है ना। इन सबके ऊपर प्लास्टिक कोटिंग है, मैं किसके ऊपर बना दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ये लंबी सेल को दिखा रहा हूं मैं, ये लंबी लंबी सेल है, ये सेल गोल दिखाई दे रही है, इनके ऊपर प्लास्टिक कोटिंग है। ये बंडल में है, कहीं 4 है, कहीं 5 है, कहीं 3 नजर आ रहे हैं। इनके चारों तरफ भी क्या है, एक प्लास्टिक की कोटिंग है। अब प्लास्टिक नहीं होता है, आप समझिए कि प्लास्टिक कोटिंग, ठीक है। हर सेल के चारों तरफ कोटिंग है, बंडल के चारों तरफ भी कोटिंग है, और पूरी सेल के चारों तरफ भी कोटिंग है। इसको सेल मेम्ब्रेन मत समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये सेल मेम्ब्रेन नहीं है, क्योंकि ये पूरा टिश्यू हो गया अब, तो ये सेल मेम्ब्रेन नहीं है। यहां सेल मेम्ब्रेन बताइए कहां है, यहां सेल मेम्ब्रेन कहां है, इस डायग्राम में कहीं सेल मेम्ब्रेन दिख रहा है? ये देखो, ये जो बाउंड्री दिखाया मैंने, इसमें तो मैंने ऊपर अभी कोटिंग नहीं चढ़ाया, कोटिंग चढ़ा देंगे तो ये कोटिंग अलग चीज है। ये देखो, ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, ये मसल सेल का अपना मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर कोटिंग चढ़ा दिया, ठीक है। तो मसल सेल की मेम्ब्रेन अपनी वो है, ये मेम्ब्रेन अलग चीज है, ठीक। तो कितनी लेयर चढ़ी होती है, पूरे मसल के, ये पूरी मसल है, इसके चारों तरफ एक लेयर चढ़ी होती है, ठीक। अंदर लंबाई में क्या है, सेल है, लंबी लंबी सेल है, उनके चारों तरफ भी क्या है, कोटिंग है। और वो सेल क्या है, ग्रुप में है, ऐसे बिखरा नहीं है, 3 का 4 का 8 का ऐसे ग्रुप में लगी होती हैं। और सारे ग्रुप के चारों तरफ भी क्या चढ़ा होता है, कोटिंग।
अब ये कोटिंग किस चीज की होती है? तो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है। ये सब क्या है? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की कोटिंग है। ठीक, इन कोटिंग का नाम होता है, बाहर वाली कोटिंग मसल टिश्यू की बात चल रही है, इसको बोलते हैं एपीमाइसियम। क्या है ये? इसका नाम है ये एपीमाइसियम, एपीमाइसियम। ठीक है, और ये किस चीज का बना होगा? तो बोलेंगे कनेक्टिव टिश्यू का है। कनेक्टिव टिश्यू जो आपने पढ़ा होगा तो बताया था मैंने कि डेंस कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू, उसी में एक एग्जांपल बताया था कि कोलेजन फाइबर कहीं है, कहीं इलास्टिन फाइबर है ना। यहां कौन से फाइबर लगे हैं? कोलेजन फाइबर। ये किसकी लेयर है? कोलेजन फाइबर्स की लेयर है। तो फाइबरस में कौन सा है? कोलेजन वाला है। कोलेजन फाइबर कनेक्टिव टिश्यू लेयर है, ये उसकी बनी है। मतलब जितनी भी अंदर लेयर है या बाहर लेयर है, सब किस चीज की बनी होगी? उसी की होगी। बार बार नहीं लिखेंगे उसको। अंदर वाली जो अब बंडल है, इन बंडल को क्या बोलते हैं? देखो कितने बंडल दिखाई दे रहे हैं यहां पर। ये आपको बंडल देखेंगे 1 2 3 4 5 बंडल है। हर बंडल को क्या बोलते हैं? फैसिकल। तो बंडल का क्या नाम होता है? बंडल को बोलते हैं फैसिकल। ठीक है, तो फैसिकल अलग से लिख लीजिएगा। फैसिकल क्या है? ये है बंडल ऑफ मसल सेल, मसल्स सेल का बंडल है। ठीक है, फैसिकल 5 फैसिकल दिख रहे हैं इसमें। ठीक, हर फैसिकल के चारों तरफ एक लेयर दिखाई दे रही है। ये लेयर क्या है? वो एपीमाइसियम है। ये पेरीमाइसियम, इसको क्या बोलते हैं? पेरीमाइसियम। किसका बना होगा? वही फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का। और ये अंदर सेल हो गया। सेल के बाहर भी एक लेयर चढ़ी हुई है। अंदर तो सेल मेम्ब्रेन है, ये है एंडोमाइसियम। एंडोमाइसियम। देखिए थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, हमें को हो जाता है, दूसरे को क्या कहें। इतने साल से पढ़ा रहे हैं ना, फिर भी कंफ्यूजन हो जाता है। पढ़ाते पढ़ाते ही थोड़ा सा लर्न होता है, लेकिन क्या है, अब आप लोगों को कैसे याद रहेगा? देखिए इसे ट्रिक क्या, एंडोमाइसियम जो होता है, एंडो का मतलब अंदर, सबसे अंदर की लेयर ये है, सेल वाली है। इतना तो पता सबसे अंदर सेल है। तो एंडोमाइसियम में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि एंडोमाइसियम सबसे अंदर की लेयर है, याद रहेगा। ठीक है, कंफ्यूजन कहां होता है? इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? तो एक जगह क्या है? एपी है, और एक जगह क्या है? पेरी है। कौन सा पेरी है? क्योंकि पेरी का मतलब ही पेरीफेरी, एपी का मतलब ही बाहर, पेरी का मतलब ही बाहर, मतलब दोनों का सेम। लर्न कैसे करेंगे? तो याद रखिएगा, ई पी ई, ईपी, ईपी से याद रखिएगा, एक ई बाहर वाला हो गया और एक ही अंदर वाला हो गया। अंदर वाला ये तो पता है कौन सा, एंडो वाला है। अंदर वाला जो ई है वो तो कंफ्यूजन नहीं, वो तो एंडो वाला है। बाहर वाला ई कौन सा? ईपी है। तो बीच वाला कौन सा हो गया? पेरी हो गया। ठीक है, पेरी बीच में आ गया। ये समझ में आया? ईपी नोट कर लीजिएगा, इससे आपको ध्यान रहेगा कौन सी लेयर कहां है। अब बताइए, इसमें ये मसल सेल है, तो सेल है तो इसके अंदर सब कुछ होगा कि नहीं होगा? सेल के अंदर सब कुछ होगा। क्या क्या होगा भाई? मसल सेल है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होगा, और न्यूक्लियस भी होगा ना, सेल मेम्ब्रेन भी होगी, सेल है, सेल वॉल नहीं होगी क्योंकि एनिमल सेल है। और क्या होंगे? न्यूक्लियर माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, साइटोप्लाज्म होगा, सब गोल्गी बॉडी होगी, सब होगा। ठीक, अब इसमें थोड़ा सा नाम ध्यान रखिएगा। देखिए नोट करते जाइएगा। सार्कोलेमा, सार्कोलेमा क्या होता है? सार्कोलेमा क्या है? मसल सेल की मेम्ब्रेन को बोलते हैं। ये मसल सेल है, इसकी बाहर की मेम्ब्रेन को क्या बोलेंगे? सार्कोलेमा। तो ये है मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। नोट करिएगा, ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन ऑफ मसल सेल। मसल सेल लिखेंगे, मसल्स का नहीं। मसल्स के ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं है, वो तो एपीमाइसियम हो गया, वो तो कनेक्टिव टिश्यू का लेयर है। सेल मेम्ब्रेन सेल के ऊपर होती है। सार्कोलेमा, क्योंकि लेमा का मतलब होता है प्लाज्मा, लेमा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दूसरा नाम। सार्को प्रीफिक्स जुड़ जाएगा इसमें। ठीक है, और इसके बाद में सार्कोप्लाज्म क्या है बताइए? सार्कोप्लाज्म का मतलब
ये साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म ऑफ मसल सेल। मसल सेल का साइटोप्लाज्म क्या होता है? सार्कोप्लाज्म, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या है, कोई बताएंगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो मसल सेल में होता है। सार्क तो लिखेंगे ER ऑफ मसल सेल, मसल सेल का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन मसल सेल में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी एक बहुत खासियत होती है कि उसमें कैल्शियम बहुत ज्यादा भरा होता है। तो लिखिएगा ये क्या है? स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम, स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम। ये कैल्शियम का स्टोर हाउस है। बाकी किसी सेल में कैल्शियम कह सकते हैं नहीं भी हो सकता है या कम, यहां कैल्शियम बहुत ज्यादा है। क्यों ज्यादा है बता सकते हैं? मसल सेल में कैल्शियम की जरूरत क्या पड़ती है? मसल सेल को कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए कैल्शियम की जरूरत पड़ती है, बिना कैल्शियम के कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो कैल्शियम की कमी से हमारी मांसपेशियों में पेन हो सकता है। अगर मांसपेशियों में पेन है तो कैल्शियम की प्रॉब्लम हो सकती है। और इसमें ये हो गया, 3 टर्म खत्म हो गया। और कोई दिख रहा है? क्यों? हाँ, तो माइटोकॉन्ड्रिया का नाम क्या है? सार्कोसोम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सार्कोसोम। नोट कर लीजिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया का नाम होता है सार्कोसोम। ठीक, सार्कोलॉजी स्टडी ऑफ मसल, सब में प्रीफिक्स कुछ और नहीं। तो ठीक है, इतना चीजें हो गया इसमें। अब इसके बाद हमको अगली बार क्या बताना है? एक चीज और देखिए, बीच बीच में इसने डायग्राम में इस तरीके से बाहर को निकाल के दिखाया हुआ है। इस सेल को, इस मसल सेल को 3D में उसने बाहर निकाला है। कैसे? अगर मैं ये मार्कर को समझिए, क्या है ये? मसल है। इसमें मैं बोल रहा हूं लंबाई में पतले पतले धागे हैं, वो क्या है? मसल सेल हैं। उनको अगर बाहर निकाल के, वो डायग्राम बुक में जो दिख रहा है ना, बाहर निकाला गया ना, तो समझिए तार को, कुछ तार को बाहर निकाल रहा है, दिखा रहा बुक में। तो हर तार के चारों तरफ क्या लिपटा है? ब्लड कैपिलरीज। तो अगर इसको बाहर की साइड में देखेंगे आप इस तरीके से, तो हर के सभी मसल सेल के चारों तरफ क्या दिखेगा आपको? ब्लड कैपिलरीज। क्योंकि मसल्स के अंदर भी तो ब्लड सप्लाई जानी है। ठीक है, इनको भी न्यूट्रिएंट चाहिए, तो ब्लड कैपिलरीज दिखाई गई है। तो अगली बार क्या बताना है? मसल्स के एक मसल सेल को डिस्कस करेंगे। ठीक, पढ़ के आएंगे। और बाकी तो कल लाइट रहेगा ही। कल में क्वेश्चन जो लास्ट टाइम का क्वेश्चन बचा है। हाँ, अब तक क्यों नहीं बता रहे थे लाइट है? तो कहाँ है लाइट? हाँ, अच्छा, ये बहुत देर से चल भी रहा है। तो 1 सेकंड रुकिए, तो क्वेश्चन ही करा दें जल्दी से चला के। बताइए, कोई बता भी नहीं रहा है कि लाइट आई हुई है। ऐसे समय गर्मी ज्यादा पसंद है क्या सबको? क्वेश्चन करा देता हूं जो लास्ट टाइम का छूटा हुआ था, थोड़ा सा 15 मिनट देख लीजिए। वो देखो पेपर उड़ रहा है, उसको उठा लीजिए। इसको थोड़ा सा टर्न करा दीजिए इधर। हाँ, इसको तो वैसे नहीं दिख रहा होगा, क्यों? हम लोगों को तो दिख भी रहा है ना, मोबाइल में और नहीं चमक रहा था। क्यों? लाइट नहीं थी। तो देखिए, ले दीजिए। तुम बेटा पीछे क्लास, फर्स्ट क्लास क्यों नहीं करते हो? नीचे बैठे रहते हो, देखता हूं मैं पीछे वाला। पहली क्लास में तो नीचे क्यों रहते हो? 3-4 दिन से हम तुमको देख रहे हैं। मैं जब आया था तो तुम बैठे थे ना। क्यों लेट हो जाता है? आज केवल, कोई बात नहीं, आज लेट हो गया है। कितना क्वेश्चन हो गया था किसी को पता है? 6 नंबर क्वेश्चन हो गया था। कोई बात नहीं। कुछ लोग सोच रहे होंगे लाइट नहीं आई होती तो बढ़िया ही रहता, जल्दी चले जाते, क्यों? है ना?
जल्दी फुर्सत मिल जाती है, जल्दी तो फुर्सत मिलेगा नहीं, कल से मिलेगा। हाँ 5 नंबर क्वेश्चन 6 ये हो गया था ना, हो गया था, यही हो गया था। ठीक है, आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, बताइए इसको देख करके। मैं पढ़ दे रहा हूं, एन एक्सेस लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी स्विच ऑफ द ऑस्मोरिसेप्टर। अगर बॉडी से ज्यादा वाटर का लॉस हो जाएगा तो ऑस्मोरिसेप्टर स्विच ऑफ हो जाएंगे। किसी ने पूछा भी नहीं था, पढ़े ही नहीं, ऑस्मोरिसेप्टर बुक में दिया। हमारे दिमाग से अगर कोई वर्ड छूट जाता है तो कोई बुक तो पढ़ता ही नहीं कि ये क्या चीज है, ऑस्मोरिसेप्टर बुक में दिया था। ये ऑस्मोरिसेप्टर का मतलब, अगर ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता है तो आपके हाइपोथैलेमस में कुछ रिसेप्टर लगे हैं, जब वही ब्लड आपके दिमाग में पहुंचता है तो रिसेप्टर पता लगा लेते हैं कि ये तो ब्लड बहुत गाढ़ा आ रहा है, इसका मतलब वॉल्यूम ब्लड का कम हो रहा है। तुरंत ऑन हो जाते हैं रिसेप्टर और तुरंत वैसोप्रेशन बन जाता है। ऑफ कब होगा? ऑफ कब होगा? जब पानी की मात्रा या तो ज्यादा रहेगी, कम रहने पर ऑन होता है। ऑफ कब रहेगा? जब ज्यादा। तो ये गलत है, लॉस होने पर वो ऑन होता है, तब बनता है वैसोप्रेशन। समझ में आया? एडीएच फैसिलिटेट रीअब्जॉर्प्शन टू प्रिवेंट द डायलिसिस। बोल रहा है एडीएच रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ावा देता है, फैसिलिटी देता है। सही बात है, ये नहीं बोल रहा किस चीज की देता है, अब जानते हैं वाटर होगा। टू प्रिवेंट डायलिसिस, डायलिसिस को रोकने के लिए। सही है कि नहीं सही है बताइए कोई? हाँ बताओ जी। सही है। डायलिसिस का मतलब होता है बहुत ज्यादा यूरिन बनना, बार बार यूरिन जाना। तो जब पानी की मात्रा शरीर से ज्यादा बाहर निकलेगी, इसका मतलब डायलिसिस हो रही है। तो एडीएस तो पानी को बॉडी से बाहर ही नहीं निकलने देता है यूरिन में, वो तो खींच करके बॉडी में ले आता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? सही है, डायलिसिस को एडीएच प्रिवेंट कराता है, बॉडी से वाटर के लॉस को रोकता है, रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ावा देता है। एएनएफ कॉजेज वैसोडाइलेशन, सही है, वैसोडाइलेशन के लिए है। एडीएच कॉजेज इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर। अगर एडीएच ज्यादा होगा तो बीपी बढ़ेगा कि घटेगा? सीधे से दिमाग में रखिए, एडीएच ज्यादा होगा, बॉडी में पानी ज्यादा रिटर्न होगा, ज्यादा रिटर्न होगा, इसका मतलब ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, तो इंक्रीज हो जाएगा। सही है। एडीएच रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीज इन द जीएफआर। एडीएच अगर ज्यादा होगा तो जीएफआर घटेगा, एडीएच बढ़ेगा तो पानी की मात्रा बॉडी में बढ़ेगी तो जीएफआर बढ़ेगा, फिर घटेगा नहीं, फिर तो ज्यादा फोर्स के साथ ब्लड चलेगा ना, तो जीएफआर बढ़ जाएगा। ये रॉन्ग हुआ। ठीक है, 1 2 3 कौन सा वाला इसमें? बीसीडी पहला वाला रॉन्ग हुआ था ना। हाँ ठीक है, बीसीडी हो गया, स्विच ऑन होना चाहिए था वहां। आगे देखिए, आपको एक्सेप्शन रीजन बताना है। असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले लिखा है इज इम्परमेबल टू द वाटर। असेंडिंग का मतलब कौन सा वाला? ऊपर जो जाता है, ये वाटर के लिए इम्परमेबल है। सही है। ठीक है। एंड अलाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब सोडियम क्लोराइड यहां है, एक्टिवली और पैसिवली दोनों होता है। सही है। डायल्यूशन ऑफ फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट का मतलब जो कैप्सूल से आगे बढ़ रहा है फिल्टर होकर के, उसका डायल्यूशन टेक्स प्लेस ड्यू टू द इफ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इन द मेडुलरी फ्लूइड। बताइए सोच करके। ये अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो इसको मैं समझा दूंगा। बताइए कोई। बताएंगे? ओफो, तो तीसरा पन्ना चल गया, आ गया। हाँ बताइए, इसको बताइए, बोलिए। डायल्यूशन ऑफ फिल्ट्रेट टेक्स प्लेस ड्यू टू द इफ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इन द मेडुलरी फ्लूइड। देखिए यहां से ये बोल रहा है इस तरीके से, ये देखिए, ये था, इसमें क्या चीज मूव करती है? कप में या नीचे? फिल्टरेट मूव करता है ना। तो बोल रहा है इस फिल्टरेट जो जा रहा आगे, ये डाइल्यूट होगा या कंसंट्रेट होगा। डाइल्यूट का मतलब पानी ज्यादा रहेगा, या कंसंट्रेट होने का मतलब इसमें नमक ज्यादा रहेगा। ये किस चीज पर डिपेंड करता है? डाइल्यूशन ऑफ फिल्ट्रेट टेक्स प्लेस, होता है डाइल्यूशन
डायल्यूट होगा। क्यों? ड्यू टू द इफ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इन द मेडुलरी फ्लूइड। बाहर कौन सा फ्लूइड है? मेडुलरी फ्लूइड। तो यहां से जब इफ्लक्स का मतलब समझते हैं बाहर निकलना, जब यहां से क्या चीज इफ्लक्स होगा? इलेक्ट्रोलाइट। जब यहां से सोडियम क्लोराइड बाहर निकलेगा, कहां से निकलता है? इससे तो निकलता नहीं है, यहां से निकलता है। तो जब यहां से सोडियम क्लोराइड बाहर निकलेगा, कहां जाएगा? मेडुला में जाएगा बाहर। इफ्लक्स होगा तो फिल्ट्रेट डायल्यूट होगा। बताइए, यहां से सोडियम क्लोराइड जब बाहर निकलता है तो ये फिल्ट्रेट जो ऊपर जा रहा है ये डायल्यूट होता है, ये कंसेंट्रेट होता है। तो डायल्यूट होता है, देखो जी 1200 यहां रहता है और घटते घटते 300 में पहुंच जाता है, वो सबसे ऊपर 200। सोडियम क्लोराइड सीधी सी बात है, जब बाहर निकलेगा तो फिल्ट्रेट तो डायल्यूट होगा ही ना। नमक का बाहर निकलना, पानी का बढ़ना, पानी का बाहर निकलना, नमक का बढ़ना, बात एक ही है। ठीक है, तो ये सही है। ये इससे रिलेटेड है कि नहीं है? बताइए। असेंडिंग लिम्फ इम्परमेबिलिटी टू द वाटर इलेक्ट्रोलाइट, हाँ ये रिलेटेड भी है, क्योंकि ये चीज कहां हो रही है? यहीं पर तो हो रही है। असेंडिंग लिम्फ की बात ऊपर कर रहा है और इस क्वेश्चन में भी असेंडिंग लिम्फ की बात हो रही है। ठीक है, तो वो रिलेटेड भी है, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है ये। आगे देखिए, इसके बाद आपको अरेंज करना है। पहले बंद हो गया ना, चलिए अब रहने देते हैं अगली बार, क्योंकि इसको फिर ऑन करना पड़ेगा हमको। जाइए, ठीक। आज पेन नहीं आया था यहाँ ना, पेन तो आया नहीं था।